हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा और ये चैप्टर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूं। हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी मैंने करा दिया है। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर बाकी के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो भाई साहब आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। और आज का हमारा सेशन है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है और सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी से ही कंप्लीट कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो आज होने वाले हैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर होगा, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ऑलराइट, अब दूसरा काम क्या करना है आपको कि एक पेन पेपर ले लेना है, खाली पेपर और एक पेन, उसमें 1 से 30 तक की आपको नंबरिंग कर लेनी है और जिस क्वेश्चन का जो आंसर आपको सही लगता है वो उस क्वेश्चन नंबर के सामने लिखना है। तीसरा कॉलम भी बनाना है, उसमें जो आंसर यहां से बताया जाएगा वो आंसर वहां पर लिखना है। उसके बाद जैसे ही 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे सेशन के, तो आपको काउंटिंग करनी है कि 30 में से आपके कितने सही हैं और जितने भी आपके सही हैं वो नंबर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से जो है 29 सही, 28, 27, 25 जितने भी आपके सही हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। लाइक शेयर कर देना है क्योंकि आज है सबसे इंटरेस्टिंग सेशन और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। क्या अर्थ है? शत्रुओं से आजादी, खतरे से आजादी, केंद्रीय मूल्य या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या लगता है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या हो सकता है? शत्रुओं से आजादी, खतरे से आजादी, केंद्रीय मूल्य या इनमें से कोई नहीं। देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखें, चलिए तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। मतलब आप सुरक्षा चाहते हैं तो किससे चाहते हैं? मतलब आपको किसी चीज से कोई डर है, कोई खतरा है, उसी से आपको सिक्योरिटी की नीड है। सीधी सी बात है। तो अगर सुरक्षा है मतलब आपके पास खतरा नहीं है, खतरे से आप आजाद हैं। अब खतरा कई प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? तो भाई खतरे के 2 प्रकार हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। एक है परंपरागत खतरा, ठीक है, एक है अपरंपरागत खतरा और दूसरा है गैर परंपरागत खतरा। ठीक, तो परंपरागत खतरा और गैर परंपरागत खतरा होता क्या है? तो परंपरागत खतरा यानी कि आपके देश की सुरक्षा की बात है, यानी कि आपके देश को किसी दूसरी कंट्री से सैन्य खतरा हो सकता है। ठीक, सैन्य खतरा हो सकता है। ठीक है, और गैर परंपरागत खतरा में क्या आता है? गैर परंपरागत खतरा में आता है मानवीय खतरा, कि उस देश के नागरिकों को खतरा है। कैसे मानवीय खतरा कैसे हो सकता है? तो भाई आतंकवाद से होने वाला खतरा इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? मानव अधिकारों का उल्लंघन इसमें
शामिल हो सकता है कि मानव अधिकारों को खतरा है, ठीक है, मानव अधिकारों का उल्लंघन इसमें शामिल हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, जैसे कि कोई महामारी है, आपके पूरे देश में फैल गई है, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोगों की डेथ हो रही है, तो ये किसको खतरा है? मानवों को खतरा है। ऑलराइट, क्लियर। और अगर ये दोनों प्रकार के खतरे नहीं होते हैं, यानी कि हमें खतरे से आज़ादी है, यानी कि हमारे पास सुरक्षा है। समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन सी सुरक्षा की चुनौती यूरोपीय देशों के मामले में विशिष्ट थी? क्या पूछा गया है? एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश, यानी कि जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के देश जो नए नए आजाद हुए थे, किससे? ब्रिटिशर्स के चंगुल से, ठीक है। तो उन देशों के सामने खड़ी कौन सी सुरक्षा की चुनौती यूरोपीय देशों के मामले में विशिष्ट थी? देश तो आज़ाद हो गए थे, एशिया और अफ्रीका के नए नए देश आज़ाद हुए थे, लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी सुरक्षा को लेकर। किस प्रकार की चुनौती थी, ये हमें पता करना है। ऑप्शंस में ये आंसर मिलेगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। क्या है? इन देशों के समक्ष अलगाववादी आंदोलनों से खतरा था, इन देशों के बीच सीमा विवाद थे, भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर सहयोग और सलाहकार की नीति थी, या इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। बताइए कमेंट करके कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ए, बी, सी, डी। तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, तेजी से देखें। चलिए, तो एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन सी सुरक्षा नीति यूरोपीय देशों के मामले में विशिष्ट थी? कि जो एशिया और अफ्रीका के जो नए नए देश आजाद हुए थे, उन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। अंदरूनी सैन्य संघर्ष समझ रहे हैं आप? कि उन देशों के अंदर ही जो संघर्ष, जो चुनौतियां हैं, उनकी उन्हें चिंता करनी थी। कि आप आजाद तो हो गए हो, ठीक है, लेकिन अब आपको खुद को खुद संभालना है, ठीक है। किस तरीके से आप अपने देश की जनता की जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर ये सारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, किसी भी देश की कोई एक कम्युनिटी भी नाराज हो जाती है, तो संघर्ष होना तय है, ठीक है। चलिए, यानी कि आपके देश के अंदर जो आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनसे निपटना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा संबंधित है। क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है? वैश्विक सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, पड़ोसी देश की सुरक्षा से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है? वैश्विक सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से, पड़ोसी देश की सुरक्षा से, या इनमें से कोई नहीं? देखें क्या बनता है सही उत्तर। चलिए, तो पारंपरिक धारणा की जब बात आती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। क्योंकि एक राष्ट्र को, एक देश को किसी दूसरे देश से खतरा हो सकता है, तो जब पारंपरिक धारणा की बात आती है तो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से सुनिएगा। और हाँ भाई, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर बराबरी से कर देना है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था? बताओ भाई, अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ, किस कंट्री के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था? जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन या भारत? बताओ भाई, बहुत आसान है, मैंने पढ़ाया भी है, इसकी पूरी कहानी भी आपको सुनाई है। बता दो जल्दी से, किसका सहयोग किया था? किसका 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 मतलब सॉरी, किसका सहयोग किया था ये तो पता है, लेकिन किसके खिलाफ किया था? इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था 1980 के दशक में अमेरिका ने, लेकिन किसके खिलाफ? देखें, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, आपको क्लू देती हूं। पहला क्लू है अमेरिका, दूसरा क्लू है 1980, 2 क्लू दे दिए।
अब 1980 में क्या दौर था, अमेरिका का किससे क्या था, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अमेरिका एक महाशक्ति है, महाशक्ति थी भी, अब बता दो, देखें। चलिए, तो भाई आंसर है सोवियत संघ। दुनिया में उस समय दो महाशक्ति थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, दो महाशक्ति थी। कब तक रही? 1991 तक रही। ये कौन सा दौर है? 1980 का दौर है। तो क्लू समझ में आया आपको? चलिए, तो महाशक्ति दो थी उस समय दुनिया में, कौन कौन सी? दो महाशक्ति, एक थी आपकी अमेरिका और दूसरा था आपका क्या? सोवियत संघ। ठीक है, तो दो महाशक्तियां थी, एक थी अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। बात हो रही है कब की? 1980 की, ठीक है, 1980 की। अब दो महाशक्तियां, इन दोनों के बीच क्या चल रहा था? इन दोनों के बीच चल रहा था शीत युद्ध। क्या चल रहा था? शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। ये दोनों शक्तियां हर तरीके के साधनों से संपन्न थी, दोनों एक दूसरे के टक्कर में थी, दोनों एक दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, लेकिन आपसी मनमुटाव था और दोनों महाशक्तियां ज्यादा से ज्यादा हथियारों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ठीक है, तो 1980 के दशक में किसके खिलाफ? सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था। और कहां के? अफगानिस्तान के इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था। किसके खिलाफ? सोवियत संघ के खिलाफ। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1946 से 1991 के बीच गृहयुद्ध की संख्या में खालिस्तान वृद्धि हुई। क्या पूछा है? 1946 से 1991 के बीच, 1946 1991 के बीच का दौर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर, शीत युद्ध का दौर, महाशक्तियों के दौर का दौर। ठीक है, तो सन 1946 से 1991 के बीच गृहयुद्ध की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 2 गुनी वृद्धि, 4 गुना वृद्धि, 12 गुना वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई जल्दी से, कितनी वृद्धि हुई? गृहयुद्ध का मतलब तो आप समझते हैं ना, गृह युद्ध का मतलब तो आप समझते हैं, यानी कि जब एक कंट्री के भीतर ही, एक देश के भीतर ही आंतरिक युद्ध हो, उस देश के लोग ही आपस में लड़ रहे हों। ठीक है, जैसे कि स्थिति कहां बनी थी? श्रीलंका में बनी थी। किन किन दो कम्युनिटी के बीच? एक सिंहली और दूसरी तमिल कम्युनिटी के बीच बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि सिंहली कम्युनिटी जो थी वो संख्या में ज्यादा थी, बहुसंख्यकवाद को उसने पूरे श्रीलंका में फैला के रखा था और ये कहा था कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमारे पास हमारी ही सरकार होगी, हमारे पास ही अधिकार होगा, हमारे पास ही रिजर्वेशन होगा। तमिलों को कुछ भी नहीं दिया गया था, तो तमिलों ने डिमांड करी थी कि हमारा एक अलग राष्ट्र बना दो, तमिल ईलम बना दो। ईलम का मतलब क्या होता है? राष्ट्र। समझ में आई बात? ठीक है, तो तमिल डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग होना है, तो इस तरीके से गृहयुद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 गुना। 1946 से 1991 के बीच गृहयुद्ध में 12 गुना वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि BWC कब हुई थी? 1992 में, 1981 में, 1972 में या 1990 में? जैविक हथियार संधि बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 1992, 1981, 1972 और 1990। देखें, बहुत आसान है, लास्ट टॉपिक में हमने शायद यही पढ़ा था। ठीक है, तो जैविक हथियार संधि आपकी हुई थी 1972 में, याद रखना है, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। और जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था कि कब कौन सी संधि हुई, उसमें भी मैंने बताया था कि आपसे कब कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अपरोध का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, ये अपराध नहीं है, क्या है? अपरोध। अपरोध का अर्थ क्या होता है? युद्ध को बढ़ावा देना, युद्ध में अलग रहना, युद्ध की आशंका को रोकना या उपरोक्त सभी। बता दो जल्दी से कि अपरोध का अर्थ क्या होगा? युद्ध को बढ़ावा देना, युद्ध में अलग रहना, युद्ध की आशंका को रोकना या उपरोक्त सभी। देखें,
बहुत आसान है। अपरोध, अपरोध का मतलब ही होता है युद्ध की आशंका को रोकना। यानी कि जब ऐसा लगे कि दो कंट्रीज के बीच या दुनिया में किसी मसले को लेकर युद्ध होने वाला है, तो आशंका भी अगर हमें होती है तो हमें युद्ध को रोकना है। क्लियर? ये होता है अपरोध का अर्थ। और ये वर्ड अपरोध ही है, अपराध नहीं है। क्या है? अपरोध। ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि लिखा है अपरोध। अब एग्जाम देने आप बैठे तो आपने अपने टीचर से बोला, जो भी इन्विजिलेटर रहा होगा वहाँ पे, कि सर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं? युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं? आत्मसमर्पण करना, यानी कि सरेंडर कर देना। ठीक है, पहले ही हार मान लेना। दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दूसरा पक्ष जो कह रहा है हम उसकी बात को पहले ही मान लेंगे, हमें युद्ध नहीं करना, क्योंकि दूसरा पक्ष अगर आप पर अटैक कर रहा है तो किसी बात को मनवाने के लिए अटैक कर रहा है कि हम इन पर युद्ध करेंगे, इनको हरा देंगे, इनको अपने कब्जे में ले लेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। ठीक, फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए, या फिर युद्ध इतने तगड़े स्वरूप में करो कि भाई दूसरा पक्ष हार मान जाए, डर जाए आपसे, या फिर उपरोक्त सभी। तो युद्ध की स्थिति में किसी भी देश की सरकार के पास कौन से विकल्प उपलब्ध रहते हैं या कौन से विकल्प उसे अपनाने चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। देखें, चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास ये तीनों विकल्प होते हैं कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, कि आपको लगता है भाई हम नहीं लड़ पाएंगे ना, हमें युद्ध के पचड़े में पड़ना है, तो आप सरेंडर कर दो, या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दूसरा पक्ष जो कह रहा है मान लो, उसको दे दो और युद्ध खत्म करो। ठीक, युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए, या फिर एकदम जोर शोर से पूरी ताकत के साथ ऐसा युद्ध लड़ो कि दूसरा पक्ष आपसे डर जाए। ठीक है। चलिए, जैविक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया था? जैविक हथियार संधि जो 1972 में हुई थी, उसमें कितने देशों ने भाग लिया, यानी कि कितने देशों ने सम्मिलित रूप से उस संधि पर अपने सिग्नेचर करे थे, अपने हस्ताक्षर करे थे और उस संधि पर अपनी सहमति व्यक्त करी थी? 150 से ज्यादा, 151 से ज्यादा, 152 से ज्यादा या 155 से ज्यादा? देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है 155 से ज्यादा। जैविक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया? 155 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, याद रखना। और कब हुई थी? 1972 में हुई थी जैविक हथियार संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां सवाल है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ दें, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ दें, कि युद्ध के डर के कारण या वहां की राजनीतिक व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आई हो, प्राकृतिक आपदा आई हो जिस कारण वे देश छोड़ दें, या ऑप्शन सी जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही, कि मान लो कोई एमपी से है, एमपी में हो गया है वो किसी तरीके से परेशान, यानी कि मध्य प्रदेश में हो गया है परेशान, उसको लगता है भैया दिल्ली में जाके रहना चाहिए। ठीक है, तो वो दिल्ली में जाके रहने लगता है। दिल्ली के लोग कहते हैं कि भाई वहाँ की हवा से हम परेशान हो चुके हैं, वहाँ के पानी से हम परेशान हो चुके हैं, हमें तो भोपाल में जाके रहना है, स्वच्छ हवा पानी में रहना है। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि बात पूछी गई है क्या कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं। आंतरिक रूप, आंतरिक रूप यानी कि देश के अंदर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो देश के अंदर की बात हो रही है, यानी कि देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह रहना क्या कहलाता है? आंतरिक विस्थापन। तो राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही वो एक जगह से दूसरी जगह रहने लगते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रवासी कौन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। स्वदेश का मतलब अपना देश, अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। ठीक है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं।
यानी कि युद्ध की स्थिति बनी है, कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनी है, या राजनीतिक रूप से परेशान है इसलिए देश छोड़ते हैं, या जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अप्रवासी कौन होते हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। देखें, बहुत आसान है और इसका आंसर है जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं। अब उनके देश छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। अपनी मर्जी से अगर छोड़ रहा है तो भाई मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति हो, उसको दूसरी कंट्री में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, अच्छा पैसा दिख रहा हो, उसको बिजनेस के नए आइडियाज दूसरी कंट्री में दिख रहे हो, ठीक है, कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। तो अब जब वो अपने देश आते हैं, भारत लौट के आते हैं, कभी घूमने के लिए आते हैं या अपने घर में आते हैं, तो वो क्या कहलाने लगते हैं? अप्रवासी। तो अप्रवासी कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, और ये चीज क्या कहलाएगी? जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? जो देश के अंदर कहीं विस्थापित हो जाते हैं उसको हम आंतरिक विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में, 1981 में, 1992 में और 1999 में। 1972, 1981, 1992 या 1999? देखें आंसर। चलिए, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है हुई थी 1972 में, और 1972 में एक और संधि हुई थी। अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सी संधि हुई थी? 1972 में ही जैविक हथियार संधि भी हुई थी। कौन सी? जैविक हथियार संधि भी हुई थी। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? बता दो जल्दी से, रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1972, 1981, 1992 या 1997? जल्दी जल्दी जल्दी, रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1972, 1981, 1992 या 1997? बताएं भाई, बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1972, 1981, 1992 या 1997? क्या होगा राइट आंसर? बता सकता है कोई? क्या कहते हो? रासायनिक हथियार संधि देखें भाई। चलिए, तो ये हुई थी 1997 में। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी संधि कब हुई। देखो, रासायनिक हथियार संधि अभी हमने पढ़ी, ठीक है, ये तो 1997 में है। उसके सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या? जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि ये कब हुई थी? 1972 में ही हुई थी। उसके बाद हुई थी आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। कौन सी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ये भी कब हुई? 1972 में। उसके बाद रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1997 में। रासायनिक हथियार संधि 1997। ऑलराइट, क्लियर। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, मतलब 1 बाय 1 क्रम के अनुसार आपको लिखते जाना है कि कब क्या हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया? अब रासायनिक हथियार संधि का तो पता चल गया हमें, ठीक है। अब कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? रासायनिक हथियार संधि में कितने देशों ने अपने हस्ताक्षर करे थे, इस संधि को माना था, इस संधि के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करी थी? 160 से ज्यादा, 181 से ज्यादा, 191 से ज्यादा या फिर 193 से ज्यादा? बता दो भैया जल्दी से, क्या लगता है आपको क्या होगा इसका सही उत्तर?
देखें तो रासायनिक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया था? 160 से ज्यादा, 181 से ज्यादा, 191 से ज्यादा या 193 से ज्यादा? तो 193 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। ठीक है, क्लियर है? याद रखना है, ये नंबर आपसे पूछे जाएंगे और यहीं पर आपको कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन खतरे के नए स्रोत हैं? आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, निर्धनता है या उपरोक्त सभी? खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हैं? अलग से एक टॉपिक पढ़ा था हमने, खतरे के नए स्रोत। ठीक है भाई, हम मानते हैं कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है इसलिए आक्रमण करता है, एक देश की किसी पार्ट को हथियाना चाहता है कि भाई पाकिस्तान कश्मीर को हथियाना चाहता है, कश्मीर पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। ठीक है, तो ये सारे खतरे होते हैं, सैन्य खतरे होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी खतरे के और नए नए सोर्स क्या हो सकते हैं? किसी भी कंट्री को और कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ सकता है? बता दो भैया जल्दी से। यही सारे हैं या इन तीनों में से एक है? तो भाई सारे के सारे हैं। आतंकवाद भी है, ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी है जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है भाई? गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, शहर के शहर डूब में आएंगे और गर्मी ज्यादा होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बीमारियां हो रही हैं। और निर्धनता, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है, निर्धनता मतलब गरीबी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं? अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? विश्व का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्सर्जित हो रही है, इवोपरेट हो रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। तो उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्यों कम करना है? ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। उसके लिए एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ डायरेक्शंस बताए गए थे। तो वो कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? पृथ्वी सम्मेलन था क्या वो, जो 1992 के आसपास रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल था, या पेरिस समझौता था, या फिर शिमला समझौता था? देखें, चलिए, तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, अब कमेंट करके आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। ठीक है, ये बात कौन बताएगा? ये आप बताएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, शरणार्थी कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ दें, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं, या फिर जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तब भी आप दे सकते हो, क्योंकि ऐसे ही दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो उन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है और एक ऑप्शन जो बचेगा वो आंसर है। ठीक है, शरणार्थी कौन होते हैं? तो शरणार्थी का मतलब क्या है कि जब एक देश के लोग दूसरे देश में शरण मांगने लगे। क्यों मांगने लगे? जब लोग अपने देश से परेशान हो जाएं। अपने देश से परेशान कब होंगे? वो उनके यहाँ युद्ध हो रहा हो, परेशान है लोग, बाढ़ आ गई हो, मतलब प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, राजनीतिक उत्पीड़न, यानी कि उस देश के या उस क्षेत्र के लोग जो हैं राजनीति से परेशान हो, राजनीतिक व्यवस्था से परेशान हो, जिसके कारण उस देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, लोग आजाद महसूस ना कर रहे हो, तब देश छोड़ेंगे और दूसरे देश में आएंगे। जैसे कि बांग्लादेश से 1971 के दौरान भारत में काफी सारे लोग शरणार्थी बनकर आए थे। ठीक है, तो जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आप्रवासी। क्या कहते हैं? आप्रवासी। और जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, शरणार्थी। ठीक है, और जो देश के अंदर ही कहीं विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि देश के अंदर ही दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? आंतरिक विस्थापन।
उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे? आंतरिक विस्थापन कहेंगे। ठीक है, कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में रहने चले गए, एक सिटी के लोग दूसरी सिटी में रहने के लिए चले गए। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 2003 तक पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे? HIV बताइए जल्दी से। HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे 2003 तक। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़? पूरी दुनिया की बात करी जा रही है, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है यहाँ पर, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात पूछी गई है कि 2003 तक पूरी दुनिया में कितनी करोड़ जनता HIV एड्स से पीड़ित हो चुकी थी? बताइए जल्दी से। और साथ ही साथ HIV का फुल फॉर्म भी बताना है। ये एक वायरस है, क्या है इसका फुल फॉर्म ये भी बताना है, और यहां पर जो संख्या है वो भी आपको बतानी है। तेजी से कमेंट आना चाहिए। देखें, चलिए आ जाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 करोड़। HIV का फुल फॉर्म बताइए भाई जल्दी से। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये है किसका फुल फॉर्म? HIV का फुल फॉर्म। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में किस देश ने मैड काउ नामक बीमारी में अरबों डॉलर का नुकसान झेला? बीमारी का नाम है मैड काउ। मैड काउ नामक बीमारी किस देश ने झेली थी, जिसके कारण उस देश को 1990 के दशक में अरबों डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ा था? वो देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी सोवियत संघ? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए भाई, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या सोवियत संघ? तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, तेजी से। ABCD क्या होगा सही आंसर? देखें, आ जाइए देख लेते हैं। तो 1990 के दशक में किस देश ने मैड काउ नामक बीमारी में अरबों डॉलर का नुकसान झेला? यह बीमारी हुई थी ब्रिटेन में। कहां हुई थी? ब्रिटेन में। तो ये जो बीमारी वाली चीजें हैं वो किस तरीके के खतरे हैं? किस तरीके के खतरे हैं? गैर पारंपरिक खतरे हैं। किस प्रकार के खतरे हैं? गैर पारंपरिक खतरे। और गैर पारंपरिक खतरों में किसको खतरा होता है? मानव को, यानी कि इन्हें मानवीय खतरा भी कहा जाता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस महाद्वीप में HIV एड्स का सबसे ज्यादा खतरा है? बताइए भाई जल्दी से। HIV एड्स का सबसे ज्यादा खतरा किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए भाई। बहुत ही आसान से सवाल हैं और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और 20वें सवाल पर हम पहुंच गए हैं। मात्र 10 सवाल अपने बचे हैं क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को सबसे ज्यादा HIV एड्स का खतरा है। ऑलराइट, चलिए। तो अब जल्दी से चेक करके बताइए कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं। और हाँ, आंसर सबके आने चाहिए, कमेंट में भी आंसर आने चाहिए, साथ ही साथ आपके पेन पेपर पर भी आंसर लिखे होने चाहिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी महामारी खालिस्तान के कारण तेजी से फैली है। क्या है? HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी महामारी खालिस्तान के कारण तेजी से फैली है। आप्रवास के कारण, व्यवसाय के कारण या फिर पर्यटन और सैन्य अभियान के कारण या उपरोक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी महामारी के फैलने के लिए? क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 21, तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, तेजी से। देखें, चलिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। HIV एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी महामारी
आप्रवास के कारण यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, व्यवसाय के कारण, पर्यटन और सैन्य अभियान के कारण, इन सब के कारण ये बीमारियां फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। 2017 के अनुसार विश्व में विस्थापित लोगों को शरण सबसे ज्यादा खालिस्तान में दी गई। क्या पूछा है? 2017 के अनुसार विश्व में विस्थापित लोगों को सबसे ज्यादा शरण किस देश में दी गई? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहां, अपने देश में सबसे ज्यादा लोगों को शरण दी? वो कंट्री है अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। क्या लगता है आपको? ABCD क्या होगा इसका सही आंसर? देखें, चलिए, तो 2017 के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को शरण दी गई। जो लोग अपने देश से परेशान थे, अपने देश से निकाले गए थे, विस्थापित थे, अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए, तो उन्होंने कहां जाकर शरण ली? अफ्रीका में जाकर शरण ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1973, 1974, 1975 या ऑप्शन डी 1976? बताइए जल्दी से, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1973, 1974, 1975, 1976? जल्दी जल्दी भाई, तेजी से आंसर आना चाहिए, तेजी से देखें आंसर। चलिए तो देख लेते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, और ये कहां हुआ था? ये हुआ था पोखरण में। पोखरण कहां है? राजस्थान में है। लेकिन ये जो 1974 का पहला, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो असफल रहा था। ठीक है, सफल नहीं हुआ था। ऑलराइट, उसके बाद 1998 में परमाणु परीक्षण फिर से किया गया, पोखरण में ही किया गया, और यह हुआ था सफल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? पूछा गया है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके सामने, शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा, या ऑप्शन डी ये सभी। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं ऊपर के। क्या लगता है? देखो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, लिखा क्या है? परंपरागत सुरक्षा नीति। तो परंपरागत सुरक्षा के दायरे में आता क्या है? सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है, या परंपरागत सुरक्षा किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन का मतलब आपको पता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। रटने से काम नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही काम बनेगा। अब आप क्या सोचते हैं कि भाई जैसे मैथ है, फिजिक्स है, इन सबको जो है समझना पड़ता है, बाकी के सब्जेक्ट रटने होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट कंसेप्ट मांगता है, बिना कंसेप्ट के कुछ भी नहीं होता। अगर कंसेप्ट पता है तो सीधी बात है कि आप आगे जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? अब आई बात समझ में? ऑप्शन डी होगा। तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, ये सभी परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। अब परंपरागत सुरक्षा होती क्या है, ये बात होती है। तो परंपरागत खतरा अगर किसी देश को है तो किस तरीके का खतरा है? सैन्य खतरा है। किस प्रकार का खतरा है? सैन्य खतरा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है, किसी दूसरे देश से किसी देश को खतरा होना। ठीक है, यानी कि यहां पर बात हो रही है किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा की। तो अब जब दो देश आपस में भिड़े हुए हों, या मान लो कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक किया हो, आक्रमण किया हो, हमला किया हो, तो उस स्थिति में कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए? तो पहली बात तो ये कही है कि शक्ति संतुलन, यानी कि पावर बैलेंस बना होना चाहिए। अब जिस कंट्री ने आप पर अटैक किया है ना, आप भी उस पर उतनी तेजी से अटैक करो, हमला करो। जितनी पावर उसके पास है उतनी पावर आप अपने भी पास रखो। पहली बात तो ये है।
ठीक है। और अगर पहले से आपके पास उतनी पावर है तो सामने वाली कंट्री 100 बार सोचेगी कि भाई साहब इन पर हमला करें कि नहीं। अगर हम इन पर हमला करेंगे तो ये भी हम पर उतनी ही तेजी से हमला कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, गठबंधन की राजनीति। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कहां की, दक्षिण एशियाई देशों की। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण एशियाई देश, ठीक। चलिए दक्षिण एशियाई देशों की हम बात करें तो दक्षिण एशियाई देश में काफी सारी कंट्रीज आती हैं। अब दक्षिण एशियाई देश जो हैं सब एक हो जाएं, ठीक है, अपना गठबंधन बना लें कि अगर दक्षिण एशियाई देशों के अलावा कोई अदर कंट्री हम पर अटैक करती है तो हम सब एक हो जाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई जब दूसरी कंट्री देखेगी कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में इतनी ज्यादा यूनिटी है, ये लोग एक साथ रहते हैं, जरूरत पड़ने पर सारी कंट्रीज एक साथ हो जाती हैं, जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो भाई जो दूसरी कंट्री है वो सोचेगी कि भाई हमला करें कि ना करें। ठीक, एक बात। तीसरी बात क्या है, सामूहिक सुरक्षा। अब आप जब समूह में रह रहे हो, सामूहिक रूप से सारे देशों ने एक गुट बनाया है, तो भाई एक दूसरे की सुरक्षा का दायित्व भी बनता है। यानी कि इन तीनों तरीकों से जो है परंपरागत खतरों से बचा जा सकता है। ये तीनों ही परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? बताओ भाई जल्दी से। सवाल है आपके सामने और सवाल कह रहा है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? पोखरण में, बीकानेर में, मिर्जापुर में या त्रिवेंद्रम में? कहां किया? अभी बताया था, कुछ ही देर पहले मैंने बताया था। बता दो जल्दी से कि पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर या त्रिवेंद्रम कहां किया था 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण? देखें भाई। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। और ये पहला परमाणु परीक्षण था भारत का, जो कि हो गया था क्या? असफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? बताओ भाई, 11 सितंबर 2001 की तारीख क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? कोई घटना घटी थी क्या? ऑप्शन देखें। चलिए, तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था क्या? भारत की पार्लियामेंट पर टेररिस्टों ने अटैक किया था क्या? यह हुआ था। या ऑप्शन बी, होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था, जो मुंबई में होटल ताज है वहां पर टेररिस्ट ने अटैक किया था। या ऑप्शन सी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड की जो बिल्डिंग है उस पर क्या टेररिस्ट ने हमला किया था? बताइए जल्दी से। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ, या फिर इनमें से कुछ नहीं हुआ, कुछ और हुआ? देखें, आ जाइए। तो ऑप्शन सी, ये घटना घटी थी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था, और ये कहां है? अमेरिका में है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो अमेरिका में है, और इसकी बिल्डिंग पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? सत्ता का संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण या सामूहिक सुरक्षा? बताइए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? देखें, बहुत आसान है और इसका सही आंसर है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि चार्टर क्या होता है? चार्टर क्या होता है? तो चार्टर एक नियमों का दस्तावेज हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ रूल्स कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, नियमों का दस्तावेज। यानी कि अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे काम करेगा,
यहां पर बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूएनओ की, ठीक है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं, किसमें, उसके चार्टर में। तो चार्टर क्या होता है, नियमों का दस्तावेज होता है, या जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सामूहिक सुरक्षा की बात कही गई है कि हमें साथ में मिलकर हर एक कंट्री की सुरक्षा करनी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका। सत्ता का संतुलन, आतंक का संतुलन, शीत युद्ध या तनाव शैथिल्य। बताइए भाई जल्दी से। देखो भाई अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर ही हुए हैं, 2 विश्व युद्ध ही हुए हैं, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। तो बताओ भाई जल्दी से, ऐसा क्या हुआ, उन 2 महाशक्तियों की भूमिका क्या रही, उन 2 महाशक्तियों ने ऐसी कौन सी स्थिति पैदा करी जिससे तीसरा महायुद्ध नहीं हो पाया। जल्दी बताइए भाई। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, मात्र 2 सवाल बचे हैं इसके बाद। देखें चलिए, तो ये काम था आतंक का संतुलन, ठीक है। 2 महाशक्तियों ने क्या भूमिका निभाई कि आतंक का संतुलन उन्होंने बनाए रखा। अब जैसे 2 महाशक्तियों की हम बात करें तो वो 2 महाशक्ति कौन कौन सी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आफ्टर 1945 पूरे वर्ल्ड में 2 बड़ी पावर थी, एक था अमेरिका और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। सोवियत संघ था, ठीक है, ये बात हो गई। अब इन दोनों के बीच कही जाए तो भाई ये महाशक्ति थी, तो इन दोनों के बीच आपसी टकराव तो थे ही कि भाई हम ज्यादा पावरफुल बन जाएं, हम ज्यादा पावरफुल बन जाएं, और दोनों ही बराबरी से पावरफुल थी, ठीक है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे या 15 देश शामिल थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच 1947 से 1991 तक क्या चलता रहा, शीत युद्ध चलता रहा। शीत युद्ध यानी कि इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन आमने सामने आके कभी युद्ध नहीं हुआ कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो गई हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना के रखा, आतंक का संतुलन। ना ये इस पर अटैक कर रहे थे ना वो उस पर अटैक कर रहे थे, बस आपसी मनमुटाव बने हुए थे। क्लियर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया। बताइए भाई जल्दी से, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया। परमाणु अप्रसार संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि या दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र संधि। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया। देखें चलिए, तो ये है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया कि अब से परमाणु परीक्षण नहीं होंगे। और अब है आज का आखिरी सवाल, 30वां सवाल। सवाल है, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था। शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था। डीन अचेसन, ए ग्रोमाइको, एंथोनी एडन या मार्शल टीटो। बताइए, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था। डीन अचेसन, ए ग्रोमाइको, एंथोनी एडन या मार्शल टीटो। देखें चलिए, तो शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक था डीन अचेसन। ऑलराइट, चलिए तो अब बारी है रिजल्ट की। तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए किसके कितने सही हैं, तेजी से कमेंट करके बताना है और पूरी ईमानदारी के साथ बताना है, ठीक है।
ऑलराइट, तो भाई जल्दी जल्दी काउंट करो, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो। और आज का ये स्पेशल सेशन 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अब होगा आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा और डेली क्लासेस 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की इसी समय होती है, रोज रात को 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 से 11 तक आपकी क्लास चलती है, किसी दिन 10:30 तक चलती है, मतलब जितना टॉपिक हुआ उस हिसाब से आपकी टाइमिंग रहती है, लेकिन टाइम फिक्स है रात को 10 बजे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना है, सारे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ही देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेस आपको एनसीईआरटी से ही कवर कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।